दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और फिर से एक बार बता दूं क्योंकि अब तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप है, बड़ी त्रासदी है। तो हमने बहुत अच्छी मदद करने की कोशिश वहां पे की है। वो एक अलग बात है। ये भी सुनने में आ रहा है कि तुर्की के लोग जो हैं वो अपना तिरंगा लेके घूम रहे हैं। ये भी अच्छा लगता है सुनने में। तो दोस्त दोस्त जो एक शब्द है वो हमारा नहीं है, वो तुर्की का है। इट्स ए टर्किश वर्ड। तो ये आपको बता दें, अगर एक बार हमको लगता है शायद हमने एक बार पहले भी बताया हुआ है, लेकिन ठीक है। अब आज जिस मुद्दे पे अभी मिल रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, वो है कि अब ये 2023 जो है चुनावों का साल है। 8 राज्यों में, मिनिमम 8 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा राज्य है राजस्थान, राजपूताना, जहां इस वक्त अभी कांग्रेस की सरकार चल रही है। और वहां एक एक तरह की एक रवायत है कि लोग जो हैं वो किसी एक पार्टी की सरकार को रिपीट नहीं करते हैं। और अभी कांग्रेस की चल रही है, इससे पहले बीजेपी की थी। तो अब कयास तो यही लगा रहे हैं लोग कि अब फिर से बीजेपी की बन सकती है, क्योंकि ये एक रवायत है, ये रिवाज सा है वहां पे राजस्थान में। और हमारे एक बड़े वरिष्ठ मित्र हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, शर्मा साहब। और शर्मा जी जो है उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है चीजों को देखने के। अगर बात करें उसको लेकर, तो हमने सोचा कि हम अपना ज्ञान जिसमें नहीं बांटेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति राजस्थान में इतने साल से पत्रकारिता कर रहा है, तो उससे बढ़कर तो हमारा ज्ञान हो ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। तो हमने ये सोचा कि अब जैसे राजस्थान आने वाले दिनों में एक चुनाव की बहुत बड़ी रणभूमि बनने जा रहा है। तो ये जानने की कोशिश की जाए कि आज की तारीख में, आज जब इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख में राजस्थान में राजनीतिक रूप से हालात है क्या, ये जानने की कोशिश हम करने वाले हैं। तो हम उनको अब जोड़ रहे हैं हमारे साथ। अनिल शर्मा साहब हैं, हमारे मित्र हैं, वरिष्ठ हैं हमसे, और राजस्थान को बहुत करीब से दशकों से वो कवर करते हैं। तो अनिल शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत एक तो स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आपने टाइम निकाला। मुझे पता है निजी जीवन में आप किस तरह से अभी फंसे हुए हैं, और उसके बावजूद भी आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 PM के दर्शकों की ओर से मैं आपको धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। और ये ये बताइए कि अब तो बड़ा रणसंग्राम, बड़ा बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है चुनावी मैदान में वहां पे इस साल में। आज की तारीख में क्या हालात है वहां पे, दोनों पार्टी की बात कर लें। और अगर तीसरा फैक्टर आम आदमी पार्टी, जिससे मेरी ये है कि वो भी इसमें कूदेगा, तो वो बाद में करेंगे। पहले जो दो कन्वेंशनल पार्टीज हैं जो सालों से हैं, बीजेपी और कांग्रेस, क्या स्थिति है दोनों में अंदरूनी तौर पे? दोनों पार्टियों में मयूर जी, आप देखें दोनों पार्टियों में फैक्शनलिज्म है, आपसी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस में गहलोत और पायलट की, और बीजेपी में तो ऐसे 10 लोग बैठे हैं जो आपस में एक दूसरे को काटने के लिए लगे हुए हैं, हराने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ बोले आपस में फैक्शनलिज्म में बहुत बुरी हालत है। मैं बोलूंगा बीजेपी की हालत फैक्शनलिज्म में ज्यादा खराब है बनिस्बत कांग्रेस के आज की तारीख में, क्योंकि वहां तो दो ही हैं, यहाँ तो 10-10 हैं। हर आदमी अपने आप को सीएम सोच रहा है कि मैं सीएम बनूंगा, मैं ही सीएम हूं। तो दोनों पार्टियों की अगर आप सिचुएशन देखें वो बड़ी खराब सी नजर आ रही है। हाँ, ये बात जरूर मैं मयूर जी बोलूंगा, परसेप्शन बैटल की अपन बात करेंगे। अभी तो चुनाव में 8-9 महीने पड़े हैं। परसेप्शन के अंदर बीजेपी का अपर हैंड लगता है। जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बोला, उस बात से मैं सहमत हूं कुछ कुछ, कि यार रवायत रही है कि हर 5 साल में नई पार्टी आती है। उसको काटने के लिए अशोक गहलोत पहली बार सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाए, जिस पे अपन आगे बात करेंगे कि क्या है।
आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, और उसका जवाब भी सीधा सा ये है कि दोनों पार्टियों में आज की तारीख में फैक्शनलिज्म बहुत बड़ी चीज है, और इससे निपटना दोनों पार्टियों के लिए अभी तक मुश्किल हो रहा है। जब शुरुआत करते हैं कांग्रेस से, क्योंकि वहां सत्ताधारी पार्टी है वो, कांग्रेस सत्ता में है अभी। तो अब अगर पहले कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि जैसे आपने अभी मेंशन की इस चीज को कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है अशोक गहलोत साहब की सरकार ने वहां पे लागू की है, और एक ये है मुद्दा, और दूसरा ये है कि वहां एक खुलेआम एक युद्ध छिड़ा हुआ है उनके और सचिन पायलट साहब के बीच में। ये भी वास्तविकता है। आप जैसे कहा कि वहां दो फ्रैक्शन है, बीजेपी में आपने कहा 10 फ्रैक्शन है। अब ये दो फ्रैक्शन जो है वो क्या सत्ता गंवाने के लिए काफी है क्या? हो क्या रहा है वहां पे कांग्रेस में? सत्ता गंवाना, मैं बोलूंगा काफी है, पर अभी आप लेटली अगर आप देख रहे हो तो पायलट थोड़ा टूर करने लगे हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। अभी गंगानगर थे कल, पहले कहीं और थे, तो 6-7 जगह जा चुके हैं। और वो जो अभी तक अटैक कर रहे हैं वो बीजेपी में कर रहे हैं। एक तरह से कांग्रेस को बैक साइड से वही मिल रहा है सपोर्ट उनका। और इसमें भी मानने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सचिन पायलट असेट है, ऐसा नहीं कि सचिन पायलट असेट नहीं है कांग्रेस के लिए, वो भी एक असेट है। और अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, गहलोत और पायलट, तो मेरा मानना है कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो कांग्रेस को भी खामियाजा राजस्थान में उठाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की है। अब दोनों का सॉल्यूशन, मैं हर समय एक बात बोलता हूं, जब सोनिया जी वर्किंग प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, उस टाइम भी सॉल्यूशन नहीं कर पाए, तो आप क्या सोच रहे हैं खड़गे जी सॉल्यूशन कर लेंगे इसका? क्योंकि ये मतभेद नहीं है, इन दोनों का मनभेद है। मनभेद है। मतभेद आप मतभेद को आप दूर कर सकते हो, मनभेद को दूर करना बड़ा मुश्किल होता है। और उसी पेच में अभी कांग्रेस राजस्थान में फंसी पड़ी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप पूछे, मैं राजनीति के बारे में लिखता हुआ बोलता हुआ मुझे कई साल हो गए, ऐसी सिचुएशन मैंने नहीं देखी, ना मेरे समझ के परे है कि ये अगर एक को खुश करेंगे तो कैसे करेंगे। क्या अशोक गहलोत को सीएम से हटा देंगे? क्यों हटा देंगे भाई? अशोक गहलोत तो अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों हटाएंगे? क्या आप सचिन पायलट को कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे? शायद वो राजस्थान से जाना नहीं चाहते हैं। तो आपके पास फिर है क्या? इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वर्क करना है कांग्रेस हाईकमांड को, और वो कितना कर पा रहे हैं मैं आपको बोल चुका, सोनिया जी नहीं कर पाई। अब आप खड़गे जी से उम्मीद करें कि सॉल्यूशन कर देंगे, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मुझे लगता है चुनावों तक ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि ये मनभेद है, ये मतभेद का सवाल नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अशोक गहलोत जैसा चीफ मिनिस्टर राजस्थान को जो मिला है आज की तारीख में, जिसने, एक पानी ले लूं थोड़ा मैं मयूर जी बीच में, बिल्कुल जिसने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसने इतनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाई हैं, उनका इंपैक्ट मैं मानता हूं इलेक्शंस पे आना चाहिए। अब कौन सी वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है जिनके बारे में बात कर रहा हूं? जी बताइए। अशोक गहलोत की मेन यूएसपी है हेल्थ। वो दो चीजों पे बहुत स्ट्रेस करते हैं, एक हेल्थ, एक एजुकेशन, एक इंफ्रास्ट्रक्चर या एम्प्लॉयमेंट। अपन एम्प्लॉयमेंट बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोल के एम्प्लॉयमेंट बोले। आप हेल्थ में देखिए, वो चिरंजीवी योजना लाए, स्वास्थ्य योजना, जिसमें गरीबों को मुफ्त इंश्योरेंस कवर मिलता है हेल्थ के लिए। और जो अबव पॉवर्टी लाइन, उनको 850 रुपए साल देने पड़ते हैं। उनका बीमा जो पहले 10 लाख था, उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया। तो 25 लाख तक का आप इलाज किसी भी राजस्थान के अस्पताल में, प्राइवेट या पब्लिक में, करा सकते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी स्कीम है, मानता हूं ये गेम चेंजर है। हाँ मयूर जी। ये देखिए, एक चीज होती है कि कागज पर होता है मामला पूरा, और एक होता है हकीकत में इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। मैं क्या ये मयूर जी इम्प्लीमेंट हो रहा है वहां पे? मैं मयूर जी उसी पे आ रहा हूं। अभी तक 10 लाख है अप्रैल तक, मार्च 31 तक। उसके बाद वो 25 लाख होगी। 10 लाख वाला अभी तक इंप्लीमेंट हो रहा था। ये मैं मानता हूं कि इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, चाहे आप बहुत बड़ी बड़ी स्कीम ले आए, मयूर जी आपने जो कहा वही बोलूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया स्कीम्स ले आए, पर उनका इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग जब तक प्रॉपर नहीं होगी, तब तक वो स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अभी तक सक्सेसफुल थी। अब 25 लाख करा है उसको। 25 लाख बड़ा अमाउंट होता है, अगर आप देखें काफी बड़ा अमाउंट है, एक गरीब के लिए बहुत बहुत बड़ा। बड़ा सहारा है। 25 लाख वाले उसमें मैं मानता हूं कि इसको अपने को देखना है। और वही इनके पास पीरियड कितना, आप देखिए, 6 महीने, 8 महीने इलेक्शन से पहले। इसमें इनको प्रूव करना है, इनके पास में जो पीरियड है बहुत छोटा है।
इस पीरियड में इनको प्रूव करना है कि मैं इंप्लीमेंट भी कर पा रहा हूं और मैं मॉनिटरिंग भी कर पा रहा हूं। प्रूव गहलोत साहब भी करेंगे, हम तो देखेंगे, देख के बताएंगे ये कर पा रहे नहीं कर पा रहे। पर ये स्कीम अच्छी है, पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। वो आगे चल के अपन अप्रैल में देखते हैं क्या होता है। दूसरी स्कीम लाए ये जो मॉडल स्कूल, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले इन्होंने, शायद कुछ कुछ आपका कंसेप्ट जो था वो लेके इन्होंने राजस्थान में लाए। वो स्कूल्स में लोग एडमिशन के लिए लाइन लगाते हैं, आप ये देखिए कि उसमें लाइन लगती है, उसमें लोग डिमांड करते हैं मेरा बच्चे को एडमिशन दो, मेरे उसको दो। वो स्कीम इनकी बड़ी पॉपुलर है। तीसरा मैंने एम्प्लॉयमेंट बोला, राजस्थान पहला स्टेट है जहां पर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, नरेगा की जैसी अर्बन एरियाज में। ये बहुत बड़ी स्कीम है। अब आप इसको फ्रीबीज बोलिए, चाहे आप इसको बोलिए कि आप रेवड़िया बांट रहे हैं, पर ये स्कीम्स ऐसी हैं जो सोशल सिक्योरिटी की हैं। इसका इंपैक्ट इलेक्शन पे कितना होगा, कितना नहीं वो होगा, क्या स्कीम है, वो क्या स्कीम है, जरा अगर बताएं बिल्कुल दर्शकों सेम को। नरेगा जैसी है। अर्बन एरियाज में लोगों को 100 दिन का काम और उनको पैसे मिलेंगे। तो फिर आपने वहां एक तो तरफ से, अर्बन एरियाज में तालाब तो खोदना नहीं है शर्मा जी, उसमें सर मेरे पास क्या पूरा भी करना है? डिटेल नहीं है ऑफेंड, बट उसके अंदर अच्छा। काम काफी सिमिलर है। और उसमें मैं मानता हूं ऐसी स्कीम अर्बन रूरल अर्बन गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम एक बहुत बड़ी गेम चेंजर होगी गहलोत के लिए। अगर इसको, फिर वही बात आ गई, अगर एक बहुत बड़ा इफ है, अगर इसको इंप्लीमेंट कर पाए तो। और इसके साथ में मयूर जी मैं बोलूंगा, आपने हिमाचल इलेक्शन भी देखा था, आपने काफी डिबेट भी करी थी हिमाचल में। हिमाचल में राजस्थान पहला स्टेट था जो ओपीएस लाया था, ओल्ड पेंशन स्कीम, हाँ, आपको याद हो तो। वो बड़ा मामला है, वो बड़ा मामला है, और बड़ा उसमें मामला है। फायदा हिमाचल को मिला। राजस्थान पहला स्टेट था जो ओपीएस लाया था। तो गहलोत और ने जो चार, दर्शकों को बता दें, ओपीएस मतलब कि ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन और स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2002 या 4 के बाद, मतलब मेरे ख्याल से शायद 4 2004, के बाद वो, हाँ जी 4 के बाद वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही, वो फिर नई लगी है पेंशन स्कीम। बिल्कुल, और न्यू पेंशन स्कीम। उसके फायदे बहुत बड़े हैं। और नई पेंशन स्कीम को लेकर जो है, जो कर्मचारी निवृत्त होता है उसको बड़ी तकलीफ है। अभी हाँ अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, कभी हो सकता है उस पर बिल्कुल, एक कार्यक्रम कर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला क्या था और लोग क्यों मांग रहे हैं उसको, और राजस्थान ने इसको क्यों इंप्लीमेंट किया, और सबसे गुजरात में भी पहला उसकी स्टेट, मांग क्यों थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। सबसे पहला स्टेट था राजस्थान जिसने ओपीएस लाया, और जिसका फायदा हिमाचल में, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के कि हम ओपीएस लागू करेंगे। गहलोत जी ने, अगर आप देखें, इसमें डबल चाल खेली है। अगर आप स्टेटमेंट देख रहे हो ओपीएस पे, क्योंकि कल या परसों निर्मला सीतारमण ने मना करा कि वो हम पैसे नहीं देंगे, आप अपनी तरफ से करिए। गहलोत कह रहे हैं कि हम निपट लेंगे, हमें जैसा निपटना, इन लोगों से हमें निपटना आता है। इसका जी। असर क्या हुआ आप देखिए। हमारे से टच करता है गुजरात, एक टच करता है हरियाणा। और हरियाणा मध्य में प्रदेश। 19, मध्य प्रदेश ऑब्वियसली। हरियाणा में 2 दिन पहले 19 तारीख को एक्चुअली वहां पे एम्प्लॉइज ने बहुत बड़ा एक रैली करी जिसमें डिमांड करी रैली ओपीएस कर ओपीएस दिया। लागू करा जाए। अब ऑफिस इतना बड़ा गेम चेंजर हो गया है कि हर स्टेट वाला डिमांड करेगा। तो क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को फंसा दिया है, और वे फंसा प्रूव दिया है। करना चाहते हैं ये आपके अगेंस्ट हैं। मैं तो देना चाहता हूं, पर ये आपको नहीं देना चाहते। तो पॉलिटिकली भी आप देखें बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी रही है अशोक गहलोत की है, जिसमें बीजेपी को ये कॉर्नर कर पा रहे हैं। और कॉर्नर में किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप देखिए कि मैं तो देना चाहता हूं, ये मुझे पैसे नहीं देते, मैं क्या करूं, बिल्कुल बिल्कुल या तो हाँ भरो या ना करो। हरियाणा में पिकअप करा, आपको याद होगा एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट है महाराष्ट्र में कि हमें इससे कोई बैर नहीं है, हम इसको दिखवा रहे हैं। आप देखिए दिखवा कितनी रहे हैं, हाँ। जल्दी ये बढ़ते जाती है, इसका कितना बड़ा रिपल्स आ रहा है हर जगह, हर स्टेट में। ये स्कीम्स बिल्कुल ऐसी है जिसका मैं मानता हूं असर इलेक्शंस में देखने को मिलना चाहिए। अभी पर उस पर कह पाना बड़ी जल्दबाजी होगी। पर अशोक जल्दबाजी गहलोत होगी, की स्कीम्स का मेरा मानना ये, उनको फायदा मिलना चाहिए। क्योंकि आगे जाके तो अनिल भाई ये भी तो एक सवाल उठेगा, जब चुनाव बिल्कुल सर पे आएगा, तब तो ये भी होगा कि भाई अब चुनाव, अभी तो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत साहब, पर आप जैसे कह चुके हैं कि ये मनभेद है दोनों के बीच में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मतभेद नहीं है, मनभेद है। जब मनभेद होता है तब एक थाली में खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतभेद में तो खा सकते हैं आप बैठ के। बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल जब सही कह रहे हैं चुनाव आप। सर पे होगा, जब चुनाव सर पे होगा, मतलब 2 3 4 महीने या 6 महीने का
नीचे का एक कोई समय रहेगा, तब ये इनकी अगुवाई में चुनाव लड़ना है, सबको साथ में मिलके करना है, ये तो एक बड़ा कठिन मामला तो हो ही जाएगा। भले ही आपने जो गिनाई ये सब 3 बड़ी योजनाएं, और उस योजनाओं का लाभ एक तरफ है और एक तरफ फिर गुटबाजी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। और अगर यही मैंने कहा, इस मनभेद को दूर करने के लिए कांग्रेस हाईकमांड को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहां थी मयूर जी, आप देखें, अशोक गहलोत एक बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। सीनियोरिटी में आप देखें तो बहुत सीनियर लीडर हैं वो, और बिल्कुल, बिल्कुल। कितने सालों से उन्होंने कांग्रेस की सेवा करी है, लॉयल्टी दिखाई है अपनी। चाहे वो गांधी फैमिली हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो लॉयल रहे, वो कभी भी ऐसे नहीं रहे जो लॉयल नहीं रहे। अशोक गहलोत को अगर आप बिल्कुल, सचिन पायलट को सीएम भी बनाना चाहोगे, तो अशोक गहलोत को कहां अकोमोडेट करोगे आप? उनकी स्टेचर का क्या पोजीशन है आपके पास में? कोई प्लान तो नहीं, मैं और आप बैठ के बना नहीं सकते। ये तो नहीं। कांग्रेस हाई कमांड को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में बोला, जब सोनिया जी वर्किंग प्रेसिडेंट थी, जब वो नहीं निकाल पाई, तो आप खड़गे से क्या उम्मीद करते हैं कि वो निकाल पाएंगे? और यही एक पॉइंट है जहां पर कांग्रेस की वीकनेस है, और इसको सॉल्व करने के लिए उनको जल्दी से जल्दी इस मनभेद को दूर करना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल सही बात करी। चुनावों में 4 पॉलिसीज 5 पॉलिसीज बाद में काम करेंगी, पहले मनभेद तो दूर करिए। अच्छा, अब आते हैं बीजेपी पे। अब सवाल पहला मेरा ये है कि इस स्थिति को बीजेपी बड़ी अच्छी तरह से जानती है। इस स्थिति को, ये मनभेद वाली जो स्थिति है कांग्रेस में 2 बड़े दिग्गजों की, उस स्थिति को भुनाने के लिए बीजेपी तो जो हद गुजरना होगा, जो हद पार करनी होगी, वो तो कर लेगी। मयूर जी, इसमें चक्कर ये है कि कांग्रेस बीजेपी की तरफ ज्यादा दिख रही है बनस्पत इसके कि बीजेपी कांग्रेस की तरफ दिख रही हो आज की तारीख में। वो कांग्रेस वाले ये वेट कर रहे हैं किसी भी हालत में इनका फैक्शनलिज्म खत्म नहीं हो। क्यों? अगर बीजेपी का फैक्शनलिज्म खत्म हो गया, तो मान लीजिए कांग्रेस का सफाया हो गया। तो अभी अच्छा, नजरें जो गड़ाए बैठी हैं, वो कांग्रेस ज्यादा गड़ाए बैठी है कि 10 आपस में भिड़ते रहें और हम निकल जाएं। ईमानदारी तो की क्या बात है? यह है। हाँ। पर पर मैं आपको बताऊं, अगर इन्होंने वसुंधरा राजे को आगे रख दिया, तो बीजेपी, आज के परसेप्शन में बात करूं, बीजेपी बहुत इजीली जीतती हुई नजर आती है। कि उनका कारिश्मा है, वो मास लीडर है, वो बहुत पॉपुलर है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता नहीं है, पूरी स्टेट की नेता है, जैसे अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत मास लीडर हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है कहने में, और कोई झिझक भी नहीं है कि अशोक गहलोत को पूरा राजस्थान जो है वो मास लीडर है। वो अगर अकेले चलते हैं, उनके साथ भीड़ जुटते जाती है। ऐसा ही कुछ वसुंधरा राजे हैं, कारिश्मा है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे बीच में मेरे से? हाँ, 2 सवाल थे मेरे। एक एक तो उनकी छवि, वो जब मुख्यमंत्री थे वो बन गई थी कि वो रात को 8 बजे के बाद किसी से मिलती नहीं है। दूसरी छवि ये बनी हुई थी कि बड़ी एरोगेंट है और बहुत अपमानजनक रूप से लोगों से बात करती है, पार्टी के लोगों से भी और दूसरे लोगों से भी। इस स्थिति में जब अशोक गहलोत इतना अच्छा, सरल, सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, और वसुंधरा राजे की छवि अगर ये बनी हुई है, तो फिर लोग वसुंधरा राजे को क्यों चुनेंगे और अशोक गहलोत को क्यों मना कर देंगे, क्यों मैं नकार आपको देंगे? ये मैं आपको यही बताना चाहता हूं, वसुंधरा जी ने जो सबसे अच्छा काम करा इस बीते 4.5 साल या 4 साल 2 महीने 3 महीने के अंदर, जब सरकार नहीं रही, वो लोगों से बहुत मिली, और उन्होंने अपना अच्छा। टेम्परामेंट, अपना एटीट्यूड काफी हद तक चेंज कर लिया। उन्होंने जगह अच्छा। जगह अपनी जगह जगह अपने फंक्शंस रखे, जिसमें शो ऑफ स्ट्रेंथ भी करा कि आज की तारीख में भी अगर बीजेपी के 70-71 एमएलए हैं असेंबली में, उसमें से 40 से 50 एमएलए उनके सपोर्टर्स हैं। आप देखिए, उनको हाथ लगाना मुश्किल है सेंट्रल लीडरशिप को भी। तो अगर आप ऐसा पूरा अच्छा। देखेंगे, तो वसुंधरा जी ने हम्म। अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी इस पीरियड में। अब ये चेंज कब तक कर पाती है मैं नहीं जानता, पर वो अपना चेंज दिखा रही है कि मैं लोगों से मिलती हूं, मैं बात करती हूं, उनके दुख सुख में मिलने जाती हूं। तो उन्होंने, मैं कई बार बोलता हूं कि अशोक गहलोत कुछ वसुंधरा जी हो गए, वसुंधरा जी कुछ अशोक गहलोत हो गए। अच्छा, क्योंकि ये हो कांग्रेस, गया है। हाँ, मैंने कांग्रेस में एक चीज देखी थी। अगर आप मैंने कांग्रेस का, मैंने 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 फिर आज दोपहर को आपका एक ट्वीट देखा आज, अनिल भाई। आज ही आपने किया हुआ है। उसमें हाँ, आपने, आपने, आज मैंने दोपहर को देखा। हमारी बात तो सुबह हुई थी, तब तो मैंने देखा, तो फिर दोपहर के बाद मैंने देखा आपका एक ट्वीट। वो क्या ट्वीट है और क्यों किया आपने? वो ट्वीट ये है सर कि कांग्रेस के जो नेता हैं बड़े,
वो इको चैम्बर्स में रहना पसंद करते हैं, अपनी आवाज ही सुनते हैं। जनता बाहर क्या कह रही है उसको तो सुन नहीं रहे हैं, उनको लगता है सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। पॉलिटिक्स में ये नहीं होता है सर। जब तक आप इको चैम्बर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी आवाज गूंजे और अपन नहीं सुन लें, तो आपको सब चीज रोजी नजर आएगी। आज की तारीख में कुछ बड़े नेता, मैंने लिखा कुछ, सम टॉप लीडर्स एंड मिनिस्टर्स, सम मिनिस्टर्स इको चैम्बर्स इसमें में। इसमें इसमें अशोक गहलोत साहब का भी समावेश होता है क्या? अशोक इको गहलोत चैम्बर में बैठने वाले नेताओं मैं का? आ रहा हूं उसी पॉइंट पे आता हूं आपके। अशोक गहलोत 2022 तक लोगों से कम मिले, शुरू में मिले, फिर 2000 जो अपना कोरोना का पीरियड आया, उस पीरियड के बाद जी। के पीरियड में काफी कम मिले, और लोगों को कंप्लेंट बहुत ज्यादा थी इस चीज को लेके। इसमें भी कोई शक नहीं है। उसके बाद से अशोक गहलोत ने अब रेगुलर टूर लगाना शुरू कर दिया है, और ऐसा लगता है वो इलेक्शन मोड में आ गए, वो राजस्थान को पूरा घूमने लगे हैं। हाँ, एक स्टेज ऐसी अच्छा। थी कि अशोक गहलोत भी उस कैटेगरी में आ गए थे, क्योंकि आप समझते हो, एक जो भी सीएम होगा इसकी एक कोटरी बन जाती है 6-7 लोगों की। हाँ वो जो हाँ हाँ, ज्ञान बच देते हैं वो जाती कई है। बार मरवाने के ज्ञान दे जाते हैं, और अशोक गहलोत की ये नेचर नहीं है। अशोक गहलोत, क्योंकि आप मयूर जी, आपने शायद जब ये गुजरात के इंचार्ज बनाया था तब नहीं, आपने देखा होगा। मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ, और बड़े सरल व्यक्ति है, बड़े मेरी सरल जान व्यक्ति हैं। पहचान है उनसे। मेरी जान पहचान उनकी है, बिल्कुल है, बिल्कुल। उनकी नेचर में ऐसा है ही नहीं। वो तो मिलते हैं, बात करते हैं, और लोगों से फीडबैक भी लेते हैं। उनका नेचर बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल वसुंधरा जी उसी लाइन पे हुआ। आ गई हैं। अच्छा अच्छा, ये तो आजकल आप नई वसुंधरा बात जी बता यही रहे हैं कर रही दर्शकों को। हैं। हाँ, वसुंधरा जी नई यही कर बात रही है बता सर। रहे अभी हैं। अभी उनकी बर्थडे है। उस बर्थडे से पहले उन्होंने सेलिब्रेशन रखा है, यहाँ सालासर मंदिर है हनुमान जी का, जी सीकर से आगे, वहां पे उसमें रखा। उसमें जी। देखिएगा वो शो स्ट्रेंथ करेंगी वापस, वापस अच्छा, सेंट्रल उनकी तो लीडरशिप दिखाएंगी। अच्छा उनकी हाँ, उनकी तो फाइट ये भी है ना कि सेंट्रल लीडरशिप तो चाहती नहीं थी कभी भी, उस तब में भी नहीं चाहती थी। बिल्कुल। उस पे जो ये अगली टर्म जो थी, मतलब ये अशोक गहलोत से पहले वाली टर्म जी, उसमें भी सेंट्रल लीडरशिप चाहती थी कि ये सीएम बने। हाँ, उनकी बिल्कुल तो सही कह फाइट रहे हैं आप। रहती है सीधी अमित शाह साहब से और नरेंद्र मोदी साहब से। बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप। हाँ, और अब आप कह रहे हैं कि इस बार भी जो है वो नेचुरल वे में, प्राकृतिक तौर पर वो आज भी जो है राजस्थान बीजेपी की सबसे प्रमुख कैंडिडेट है मैं सीएमशिप के उम्मीदवार। मैं इसमें एक चीज बोलूंगा आपको उनके बारे में, कि वो लीडर ऐसी हैं जिनको राजस्थान के लोग पहचानते हैं, उनका कारिश्मा है। ओके। वो जो कारिश्मा है वो, या स्टेचर जो उनका है राजस्थान बीजेपी में, वो शायद और कोई नेता उसके बराबरी बीजेपी में, स्टेट बीजेपी में नहीं कर पाता है, इतनी भीड़ भी नहीं ला ओके। पाता है। तो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि 70-71 एमएलए में आज की तारीख में वसुंधरा के सपोर्टर 40 से ऊपर होंगे। तो आप बताइए, 50% लोग जो एमएलए जीत के आए वो उनको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए सेंट्रल लीडरशिप उनको हाथ नहीं लगा पाती ज्यादा। बात उठती है फिर दब जाती है, उठती है फिर दब जाती है। पर इसमें इसमें भी एक इफ है। बीजेपी को भी फैक्शनलिज्म खत्म करने के लिए बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा। नहीं तो आपको बता रहा हूं, कांग्रेस इनकी तरफ इसीलिए देख रही है कि आपस में तो 10 नेता हैं, ये लड़ लड़ा के आपस में अपने कैंडिडेट को नहीं जीतने देंगे, हमारी जरूरत ही नहीं है। इसमें एक अच्छा, चीज उसी ऐड पर आता हूं करूंगा मैं अभी। हाँ हाँ जी, प्लीज प्लीज बताइए। मैं, मयूर जी, एक चीज ऐड करूंगा। राजस्थान में 9 जगह बाय इलेक्शन हुए, उपचुनाव जिसको अपन बोलते हैं, बाय इलेक्शन हुए। जी जी जी, बिल्कुल। उसमें से 7 में कांग्रेस जीती, एक में जीती। आरएलपी विच वाज सपोर्टेड बाय बीजेपी, और एक में बीजेपी। और बीजेपी की हालत 2 जगह ऐसी हुई कि वो नंबर 3 और नंबर 4 पे आई। तो लोगों ने मेरे से क्वेश्चन ने पूछा, हिस्टोरिकली बीजेपी नंबर 3 और नंबर 4, ये क्या बात है? उसका सिर्फ एक था, वसुंधरा किसी भी इलेक्शन में कैनवेसिंग करने नहीं गई। दैट वाज द ओनली रीजन। दैट वाज द ओनली रीजन। और कांग्रेस, मैं आपको बोल रहा हूं, यही देख रही है कि वसुंधरा नहीं आनी चाहिए आगे, फिर हम संभाल लेंगे। तो अच्छा। जब आपने फैक्शनलिज्म की बात करी, तो आपको बताऊं मैं, वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं बीजेपी की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। अच्छा। कांग्रेस, आप बीजेपी तो ले रही है पायलट की और अशोक गहलोत की लड़ाई में मजे ले रही है, और क्यों नहीं ले सर, लेना भी चाहिए। अगर वो पार्टी तो में दो दिग्गज बड़ा लड़ रहे हैं, ऑब्वियस है। वो तो लेना ऑब्वियस चाहिए। ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। तो तो मेरा अब मानना ये, एक, हाँ हाँ सॉरी सर, हाँ 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 हाँ, आप बताइए, आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, मेरा आपका मानना मानना है कुछ ये, है आपके?
मेरा मानना यह है कि दोनों पार्टियों को फैक्शनलिज्म खत्म करने के लिए बहुत जल्द स्टेप लेने पड़ेंगे, नहीं तो दोनों पार्टियां उलझी पड़ी हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कोई तीसरा कूद पड़े और वो फायदा उठा ले जाए। उस पर मैं आता हूं अभी लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अब यह बीजेपी की जो फ्लेक्सिज्म है, तो क्या लगता है आपको कि आप कह रहे हैं कि तो कौन चैलेंजर है इनके? वसुंधरा राजे की लीडरशिप को चैलेंज कौन-कौन लोग कर रहे हैं वहां पे? और उनकी हैसियत क्या है स्ट्रीट पे? मैं आपको पहले बोल चुका, किसी भी नेता का स्टेचर वसुंधरा के बराबर नहीं है। चाहे वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हो, जो कि कोटा से आते हैं, उनका नजर भी है सीएम बनने के लिए। चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, जो डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। चाहे आप किसी का भी नाम ले लीजिए, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, जो अपने यूनियन कैबिनेट में है। इनमें से किसी का स्टेचर भी ऐसा नहीं है जो अपने दम पे एक है तीर ना को वो ला हर एक है वो हरी टोपी पहनते हैं, क्या नाम भूल गया मैं उनका, वो भी तो है कैबिनेट मिनिस्टर, वो क्या नाम है उनका? एक टोपी पहन के नहीं राजस्थान से। बैठते हैं? हाँ, राजस्थान राजस्थान से से। अर्जुन मेघवाल। हाँ, मेघवाल साहब, पगड़ी, हाँ, हाँ। हाँ, पगड़ी पहन के हाँ, बैठते हैं। पगड़ी पगड़ी वाले, हाँ, पगड़ी वाले, पगड़ी हाँ। पहन के। नाम इनमें भूल से गया था मैं उनका। इनमें से कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो आपको भीड़ इकट्ठी करके दिखा सके अपने दम पर। अच्छा, ये कागज के शेर है मतलब? ज्यादा स्टेचर में आपको बोलता हूं बहुत अंतर है इन लोगों के और वसुंधरा के स्टेचर में बहुत अंतर है। और ये बीजेपी को अगर समझना है, लीडरशिप को, तो जल्दी समझना पड़ेगा, नहीं तो इनके साथ भी टाइम निकल रहा है। नवंबर दिसंबर में तो चुनाव है, बिल्कुल। तो आपके पास 10 बिल्कुल। महीने 9 महीने बचे, 8 महीने मान लीजिए, क्योंकि वो इलेक्शन वो भी लग जाता है, तो 8 महीने में आप क्या करेंगे? जो करना है क्या करें? दोनों पार्टियों को, ये एक पार्टी की बात नहीं है, दोनों पार्टियों को जल्दी करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब ये तीसरा कोना जो है, जो गुजरात में भी प्रकट हुआ था, और हमारी जो आम आदमी पार्टी से बात जो हो रही है, तो वो हमको समझ में आ रहा है कि राजस्थान में भी कूद पड़ने को लेकर वो बड़े उत्सुक हैं। तो क्या है वहां पे आम आदमी पार्टी का कुछ जमीनी स्तर पर कुछ दिख रहा है, या फिर कुछ नहीं है अभी? अभी जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा मयूर जी, और आपके यहां भी जमीनी स्तर पे बहुत दिखा, वो बर्तन बजे बहुत, पर उसमें से निकला कुछ नहीं। कुछ नहीं। वही वही आज राजस्थान में लगता है। आम आदमी पार्टी मुझे कुछ एरियाज में स्ट्रांग लगती है राजस्थान में, जो पंजाब से टच करता है, श्री गंगानगर। तो आप 2-3 सीट की बात कर सकते हैं आज की तारीख में, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में इलेक्शंस का जो है वो नियर टू इलेक्शंस ही पता लगता है क्या हो रहा है आज की हाँ, तारीख में। हाँ। इनके बिल्कुल। अलावा हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी, मैंने आपको नाम लिया, जो जी, जी। जीती भी थी, जिसके 3 एमएलए हैं भी, वो भी खड़ा करना चाहती है। और ओवैसी साहब ने भी डिक्लेयर कर दिया 40 सीट पे हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो किसने? ओवैसी ओवैसी ने, ओवैसी साहब, हाँ, वो तो हर जगह जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं, हाँ, वो तो ठीक वो है। आए थे, उन्होंने कहा हम भी 40 जगह चुनाव लड़ेंगे। तो हाँ, हाँ, हाँ। अभी तो काफी आपको चीजें सुनने को मिलेंगी। एक आपके छोटे भाई वसावा की भी पार्टी है, हाँ, हाँ, बीटीपी। बीटीपी। उनके भी 2 एमएलए हैं, 2-3 एमएलए हैं, तो वो भी अपना जो गुजरात बॉर्डर टच करता है उसमें वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो ऐसे आप देखें तो आज की तारीख में तो ऐसा लगता है कि दोनों में बैलेंसिंग चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस में, कि दोनों में दिक्कतें बराबर हैं। पर अशोक गहलोत जो स्कीम्स लाए उनका मैं देखना चाहता हूं असर जनता पे कितना पड़ता है। जैसे आपको याद होगा उज्ज्वला योजना जो पीएम ने लॉन्च करी, जी, जी, बिल्कुल, उज्ज्वला बिल्कुल। योजना में अशोक गहलोत ने सब्सिडाइज कर दिया गैस सिलेंडर, और 500 रुपए में देंगे वो उनको। हाँ। तो आप देखिए ये जो और चीजें हैं, शायद ये मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता है देश का एकमात्र राज्य है ये, एकमात्र जो ये राज्य है। और सब्सिडाइज करता है, एकमात्र बिल्कुल राज्य है सही वो, कह रहे हैं हाँ। आप, और बिल्कुल। 76 लाख लोगों को ये मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि तो आप हमने ये भी देखिए, देखा था ना कि ये उज्ज्वला योजना को लेकर जो मुफ्त में सिलेंडर मिले, वो तो मिले, लेकिन लोग फिर उसको मतलब वो नहीं कर रहे थे, उसको रिन्यू नहीं करवा रहे थे, क्योंकि फिर रिन्यू नहीं पैसा करा रहे, भरना पड़ता था। पैसा भरना पड़ता है हाँ, काफी ज्यादा, इसलिए हाँ, गहलोत ने उनको 500 रुपए में कर दिया। हाँ। ये सारी स्कीम्स का मयूर जी ऐसा है कि अभी बात करना, क्योंकि 1 अप्रैल से लागू होगी, कुछ कुछ अभी लागू हो चुकी बजट के बाद में, इसका पता लगेगा ये कितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग कर पाते हैं आने वाले कर अगले 2 पाते हैं। महीने में। बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल। अच्छा कर पाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल जो डाउन ट्रॉडन गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बड़े बड़े काम करके दिए हैं। आखिर में एक चीज मुझे जाननी थी आपसे, मुझे एक राजस्थान के हमारे 4 PM के दर्शक हैं, झुंझुनू है शायद प्रदेश का नाम, झुंझुनू है ना? हाँ बिल्कुल है।
हाँ, वहां से एक हमारे दर्शक हैं, हरमिन हरमिंदर डूडी ऐसा कुछ नाम है, अगर मैं ठीक से मुझे याद है तो। उनका मुझे आज दोपहर को फोन आया, शर्मा जी। उन्होंने हमको ये कहा कि बोले मयूर भाई, हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ मुद्दा है राजस्थान का, पर उस पर कोई हाथ रखने को तैयार नहीं कोई पत्रकार, क्योंकि हर किसी को लगता है कि अगर ये करेंगे तो फिर लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। मैंने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये जो पोस्को एक्ट के तहत जो बलात्कार की घटनाएं होती हैं और फिर उस पर जो केसेस दर्ज होते हैं, बोले यहाँ उसको लेकर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं है। तो बोले बहुत सारे ऐसे केसेस, मतलब उनका ये कहना है, ये मेरा नहीं उनका कहना है। उन्होंने पूछा, हमको बताया कि बहुत सारे निर्दोष लोग जो है इसमें जेल जा रहे हैं, और फिर वो केस चलता रहता है, उनकी हालत खराब हो जाती है। अब मैं तो ऐसे ही ये मन में हुआ, क्योंकि आप तो वहीं से दशकों से आप वहीं काम कर रहे हैं। तो ये जो ये कह रहे हैं, इसमें आपको क्या सच्चाई कुछ लग रही है कि इसका बहुत सारे निर्दोष लोग भी इसमें फंसे हुए हैं, हो सकते हैं क्या? पुलिस मैं कहते हैं कि ये मैं रोड आपको पे, उन्होंने उन्होंने ये कहा वर्ड टू वर्ड कि लोग जब रास्ते पे सड़क पे उतर के प्रदर्शन करने लगते हैं तो फिर हर कोई दबाव में आ जाता है और किसी न किसी को पकड़ के अंदर कर देता है। ये वास्तविकता क्या है इस चीज की? मैंने मयूर जी ऐसी बात नहीं सुनी, अभी तक कोई नहीं सुनी, सही बता रहा हूं आपको। और पॉस्को अच्छा। एक्ट का जो जहां तक सवाल है, उस पे गवर्नमेंट राजस्थान ने काफी काम करा है, आपको बताऊं। अब क्या होता है हाँ। कि जब बड़ी चीजों में कुछ छोटे लोग भी फंसते होंगे, मानता हूं फंसते होंगे, बिल्कुल सही बात है उनकी, कि जो बेगुनाह है कई बार वो भी लपेटे में आ जाते हैं वो गुनाहगारों के कहते हैं साथ। कि उनकी संख्या ज्यादा है, वो कह रहे हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा हैं, निर्दोष ज्यादा फंस रहे हैं, ये कह रहे हैं वो। मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता, ना मेरे सुनने में आया, ना मेरे अभी तक किसी ने ये मेरे को आके कंप्लेन करी राजस्थान में। क्यों, मैं तो आपके यहाँ और अच्छा। भी शोज में जाता हूं, ऐसा अभी तक जी सुनने में नहीं बिल्कुल आया। बिल्कुल। ये जरूर मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंप्रूव करने की अशोक गहलोत को बहुत सख्त जरूरत है राजस्थान में। लॉ एंड ऑर्डर में हम बहुत वीक हैं। अच्छा। राजस्थान को सेफेस्ट प्लेस माना जाता था, अब सेफेस्ट प्लेस में नहीं आता है। ओके। ये मैं पर जरूर वो मानता जो, हूं कि हाँ, हाँ, पर वो बताएं। जो आप ये नहीं मान रहे हैं कि ज्यादातर निर्दोष लोग नहीं, फंसाए जा रहे नहीं, हैं इस, नहीं, ऐसा मैं आप नहीं नहीं मान रहा मानते? इस बात को मैं नहीं मान रहा। रेप केसेस में राजस्थान का रैंक काफी ऊपर है, उसका कारण काफी ऊपर है। अकॉर्डिंग टू अशोक गहलोत, मैं ये बोलूंगा कि हमारे यहाँ एफआईआर हमने कर रखा है, कोई भी केस हो उसके एफआईआर हम जरूर लॉन्च करेंगे। तो आपको नंबर ऑफ एफआईआर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दिखेंगी, पर वो ठीक है, एक्चुअली वो में ठीक है। नहीं है ये। चलिए सर, आपने राजस्थान का अभी जो हाल का जो माहौल है पॉलिटिकल, जैसे आप हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक चुनावी रण मैदान वो होने जा रहा है, और इसकी शतरंज की जो चालें हैं वो अभी से वो जो बिछाई जा रही होगी अभी। कौन किसको कहाँ पछाड़ेगा, कौन ऊंट निकालेगा, कौन घोड़ा निकालेगा, कौन वजीर निकालेगा, ये सब तो होता ही रहेगा। पर हम उम्मीद ये करते हैं अनिल भाई, कि आपसे हम लोग बात करते रहेंगे, और वहाँ का जो हाल है, जो ग्राउंड लेवल का, जो ग्राउंड जीरो का, आप जो है 4 PM के दर्शकों को, दस्तक के दर्शकों को आप बताते रहेंगे, ये उम्मीद हम आपसे करते हैं। और आपसे बस शुक्रिया कहेंगे, आपने वक्त निकाला। मुझे पता है आप काफी, आपका टाइट निजी लेवल पे शेड्यूल चल रहा है, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। और फिर आपका मिलेंगे बहुत बहुत आपसे। थैंक धन्यवाद यू वेरी मयूर मच। जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग थैंक यू वेरी मच। तो अनिल शर्मा साहब थे, जैसे मैंने कहा कि बहुत बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, और बड़े अच्छे बड़े पब्लिकेशंस जो है उसके लिए और चैनल के लिए काम करते हुए, और दशकों से, मतलब मुझसे भी, मैं अगर मुझे 25 साल हुए तो उनको शायद शायद उनको 35-40 साल हो गए। इतने वरिष्ठ पत्रकार है राजस्थान से। उन्होंने वक्त निकाला, हमसे बात की, आपके लिए, आपके आप तक बात पहुंचाने के लिए बात की कि राजस्थान की आज की स्थिति क्या है। तो कैसा लगा ये कार्यक्रम, हमको जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, आप पार्टिसिपेट जरूर करें। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और आप सब जुड़े हमारे साथ, या आगे भी जो जुड़ेंगे, सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है भाई। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार।